गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इतवार की छुट्टी के बाद मंडे से आपके दोबारा मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और सबसे पहले पाकिस्तान में हम आपको इसलिए भी खुश आमदीद कहेंगे क्योंकि आज वीक का पहला दिन यानी आज मंडे है और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आगाज़ भी अच्छा हो और इख्तिताम भी अच्छा हो। और इख्तिताम भी अच्छा हो तो आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अच्छी बात आपके साथ शेयर करते हैं। आज की अच्छी बात है तहम्मुल। बतौर मुसलमान अगर हम इस्लाम के बताए असूलों पर अमल करें तो मुआशरे में मौजूद तमाम समाजी बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है, फॉर श्योर। जी हाँ, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं अपने माजी में तो आज का जो मुआशरा है अदम बर्दाश्त का शिकार हो रहा है, जो कि इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए रुझान की एक बड़ी वजह भी हो सकती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तहम्मुल की हमें शदीद ज़रूरत है, लेकिन क्या होता है, कमी देखी जाती है। और सबसे बड़ी इसकी मिसाल हम जब रोड पर सफ़र कर रहे होते हैं तो जब सिग्नल्स या कहीं पर भी ऐसा हो कि जब ट्रैफिक ब्लॉक हो तो किसी में तहम्मुल नहीं होता, हर किसी को जल्दी होती है और जिसकी वजह से वो गाड़ी फंसा लेते हैं और फिर बाकी लोग चाहे उसमें बीमार हो, बहुत सी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। बिल्कुल, तहम्मुल का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, तो आज सबसे पहले पाकिस्तान ने हमारे साथ वादा करें कि आज की अच्छी बात आप अमल करेंगे। जहाँ जहाँ होंगे जो लोग सफ़र करते हैं वो अपनी गाड़ियों को दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, और अगर कोई आपको क्रॉस कर जाए तो गुस्सा नहीं करना, गाड़ी आगे लगाकर उसको डांटना नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मजीद ब्लॉक हो जाती है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज के शो में बहुत कुछ है और ख़ास तौर पर जैसे हम आगाज़ करने वाले आपने सेट पर देख लिया होगा, आयशा है हमारे साथ और आज भी यकीनन कुछ मज़े का बनाएंगी। आयशा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी फाइन। और मैं आज बना रही हूँ सैंडविचेस। कौन कौन से सैंडविचेस बन रहे हैं? क्लब सैंडविच बन रहा है और टिक्का सैंडविच बन रहे हैं, चिकन टिक्का सैंडविच। अच्छा, ये और इसके साथ कर सकते हैं अगर आपको वो रेसिपी चाहिए हो जो आयशा, क्योंकि आयशा का मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। आयशा की रेसिपी हम आपको चोरी चोरी दे सकते हैं आयशा से। जी बिल्कुल, आई विल शेयर। खाने में तो सैंडविच है, पीने में क्या? मिंट मार्गरीटा, और अगर आपको चाय पसंद है तो चाय भी हमने चढ़ा दिया पानी। सारा कुछ आपने हमारी पसंद के मुताबिक रखा है। और हमारे लाउंज में भी गेस्ट है। यस, हमारे लाउंज में जो शख्सियत बैठी है। वालेकुम अस्सलाम अजीम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? आपकी जवाब सुनाएं। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जच रहे। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अजीम भाई जो है हमारे साथ होंगे और कराची से उनसा शाह हमारे साथ होंगी, जिनसे हम बात करेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और उसमें मेन चीज़ ये होगी उन लोगों के लिए जिन बेचारों की शादी नहीं हो रही। शादी क्यों नहीं हो रही, क्या रुकावट है, कैसे होनी चाहिए, क्या करें, रिश्ते नहीं आ रहे या कई घरों से रिश्ते जा भी नहीं रहे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सोच समझ की टॉपिक रखा है क्योंकि जब अजीम भाई हमारे साथ होते हैं तो बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जिसमें शादी का प्रॉब्लम बहुत होता है। जॉब के तो बहुत कम ऐसी डिस्कशन होती है, लोग शादी का बहुत कॉल करते हैं और पूछते हैं। तो हमने सोचा आज ये मौजूद ही रख लिया जाए। तो बहरहाल आप नंबर मिलाना शुरू कीजिए। हाँ जी, आप नंबर मिलाना शुरू कीजिए, हमें कॉल्स कीजिए। और शो आपने हमारा आज की अच्छी बात है तहम्मुल, तो तहम्मुल से ये शो देखना है क्योंकि 10 से 11 का जो घंटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तलाशे गुमशुदा, ये क्या है? कोई गुम हो गया? यस, कितना वो लग रहा है ना, तलाशे गुमशुदा। क्या गुम हो गया जिसको हमने तलाश करना है। तो जनाब पूरा वीक हम तलाशे गुमशुदा पे रहेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपसे रिलेटेड या हमारे मुआशरे से रिलेटेड जो हम खो चुके हैं, वो बहुत सी चीज़ें इक़दार में भी आती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें से एक आज हमने डिस्कस करेंगे, वो है उस्ताद का एहतराम। बिल्कुल, और तलाश गुमशुदा में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम माशरती तौर पर जो चीज़ें लूज़ कर रहे हैं, जो गुम कर रहे हैं, वो कहाँ पर हैं, उनको कैसे तलाश किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब आप हमारे साथ रहेंगे। अभी हम शहर इक़्तिदार जाएंगे। यस, सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। सुहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम शुक्रिया साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। स्टोरी शेयर करते हैं अपने नाजरीन के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम के साथ वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरियाँ प्रोवाइड करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे आइंदा 5 सालों के दौरान। और उसके अंदर सरकारी शोबा भी शामिल था और उसके साथ साथ निजी शोबा भी उसके अंदर शामिल था।
लेकिन निजी शोबे के अंदर जो मौके मिलने थे लोगों को मुलाजमतों के रोज़गार के, वो कदरे ताहाल महदूद हैं। और अब यकीन दिलाया जा रहा है और कोशिश उम्मीद पैदा की जा रही है कि आने वाले दिनों में जब मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी तो लोगों को ऑटोमेटिकली मुलाजमतें मिलेंगी। लेकिन सरकारी शोबे के अंदर जो बहुत से इदारों के अंदर खाली असामियाँ मौजूद हैं वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक हैं और ग्रेड 16 से अबव भी हैं। तो जो ग्रेड 1 से 15 तक की असामियाँ हैं उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और इस सिलसिले के अंदर हमें एक सरकारी दस्तावेज मौसूल हुआ है सुबह सवेरे पाकिस्तान को, जो कि वफाकी काबीना के इजलास में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने मुस्तकबिल के हवाले से क्या क्राइटेरिया होगा ग्रेड 1 से 15 तक की भर्तियों का वो टेबल किया और वफाकी काबीना के हिदायत के मुताबिक प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोकल सतह के ऊपर जो मुख्तलिफ छोटे इदारे होते हैं वहाँ पर जब भर्तियाँ होती हैं ग्रेड 1 से 5 तक, लोगों को सियासतदानों के दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, कहीं रिश्वत का बाजार गर्म होता है और फिर भी मुश्किल जाके उनको मुलाजमतें मिलती हैं। लेकिन इस मरतबा ये फैसला कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कि ग्रेड 1 से 5 तक की जितनी भी सरकारी इदारों के अंदर वो वफाकी हुकूमत की वजारतें हों, ये सूबाई सतह के ऊपर मुख्तलिफ इदारे हों, वहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी वो थ्रू बैलेटिंग होंगी, यानी कि कुरअंदाजी की लोग अप्लाई करेंगे, वो बैलेटिंग के ज़रिए उनको मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। उसके अंदर कोई सियासी सिफारिश नहीं होगी, किसी वज़ीर का, किसी MPA का, किसी MNA का लेटर हेड इस्तेमाल नहीं होगा। पहले हमेशा यही रहा है कि मुतलका डिस्ट्रिक्ट के तहसील के MNA, MPA और वज़ीर को कोटा दे दिया जाता है कि आप अपने इतने लोगों के नाम बता दीजिए, वो भर्ती हो जाएंगे। तो वो लोग जिनका सियासी असर रसूख नहीं होता, जिनके पास सिफारिश नहीं है, वो मुलाजमत तो सरकारी मुलाजमत से महरूम रहते थे। तो अब बैलेटिंग के जरिए इस मसले को हल कर दिया गया। दूसरा मामला था ये जो नया तरीक़ाकार मुतारफ करवाया जा रहा है भर्तियों के लिए, तो आप समझते हैं जो रिपोर्ट आपको मौसूल हुई उसके अकॉर्डिंग क्या फिर जो बात की जाती है सिफारिश की, अकरबा परवरी की, आप समझते हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा और फिर वाकई मेरिट पर ये भर्तियां होंगी? देखिए, जो ग्रेड 1 से 5 तक की हम बात करें, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप किसी को जो लोग महरूम रह जाते थे उनको बहुत बड़ी तादाद, मतलब 70 to 80% आप ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। हाँ, 10-15% का एक मार्जिन सिस्टम में रहेगा। कुछ बासर वज़ीर, कुछ MNAs, MPAs, कुछ ब्यूरोक्रेट्स अपने लोगों को, अपने मुलाजमीन को इंडक्ट करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप 70 to 80% कह सकते हैं कि लोग अप्लाई करेंगे और बैलेटिंग के थ्रू, यानी कि उनका कोई टेस्टिंग एजेंसी कोई टेस्ट नहीं लेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रेड 1 से 5 तक को वो सरकारी मुलाजमतों में उनका हिस्सा मिल जाएगा। 15 से 20% का एलिमेंट रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 80% तक ट्रांसपेरेंसी आप इसमें ला सकते हैं। दूसरा मामला है ग्रेड 6 से ग्रेड 15 तक की भर्तियों का मामला। उस सिलसिले के अंदर ये फैसला किया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न फौरी तौर के ऊपर जो मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसियाँ हैं मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनकी प्री क्वालिफिकेशन करेगी, यानी कि उनका मुख्तलिफ वजारतों के लिए उनको पहले से प्री क्वालिफाई करके रखेंगी और फिर भी जिस वजारत और सरकारी इदारों को उसकी खिदमात दरकार होंगी उनके स्पुर्द उनकी खिदमात की जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये है, गुज़श्ता 10 से 12 सालों के दौरान NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस ने जो कि एक ऐसा उसका लीगल एम्बिग्युइटी थी उसके स्टेटस के अंदर कि उन्होंने बगैर टेंडर के, बगैर पेपर रूल्स के सरकारी इदारों की बराह रास्त भर्तियों का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया और अरबों रुपए उन्होंने रेवेन्यू कमाया। फिर उसके अंदर फ्रॉड के स्कैंडल सामने आए, मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत हुई, नैब ने रेड किए, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अभी भी उसके तहकीकात जारी हैं। मुस्तकबिल के अंदर NTS किसी भी सरकारी इदारे के अंदर बराह रास्त मुलाजमों की हसूल के लिए सर्विसेज फराहम नहीं कर सकेगी। NTS जो कि कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मातहत एक प्रोजेक्ट था, अब उसको एक कंपनी का स्टेटस हासिल है, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ये सारा प्रोसेस शुरू करेगा, जिसके नतीजे में इम्कान है कि ग्रेड 6 से 15 तक भी मेरिट के ऊपर भर्तियों का अमल यकीनी बनाया जाएगा। सोहेल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सबसे पहले पाकिस्तान में भी तब्दीली आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताने वाले हैं कि शादी कब होगी, लड़की या लड़का कैसा होगा और कितनी कामयाब शादी होगी, क्या मसाइल होंगे, क्या मसाइल नहीं होंगे, फैमिली में करनी है या नहीं करनी है, ये सारी बातें हम अपने सेगमेंट में करेंगे। यस, सेगमेंट का आगाज करते हैं। अजीम जाफरी साहब और उनसे हमारे साथ हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। अब शादियों पे चूँकि बात होनी है तो शादियों पे बात करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अजीम भाई मैं आपसे ये पूछ लूँ कि जो नाश्ता बन रहा है ये कैसा बनेगा,
अच्छा होगा, टेस्टी होगा कि नहीं? क्या लग रहा है? आज टेस्टी होगा। आज टेस्टी होगा। आयशा आप क्या? आपने हिसाब लगाए बगैर ही बता दिया कि अच्छा होगा। आपके तरीके से बता दिया कि जिस तरह वो बना रही हैं, थैंक यू सो वो लग रहा है कि अच्छा होगा। मैंने कहा ना आयशा की डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं। नहीं, बगैर उसके और उस हिसाब से पूछ लेते हैं। देखें, हमारे इसमें ना अल्लाह ताला ने कई सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं खाली एस्ट्रोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ, कभी पामिस्ट्री से मदद दी कि आप अपने पामिस्ट्री से किसी का हाल मालूम करो, कभी ये कभी वो। तो हम कभी कभी ज़रूरी नहीं है स्टार्स ही देखें, वैसे बताए दें कि हाँ ये बड़ी एक्सपर्ट लग रही है। ऑब्जर्वेशन भी कुछ हाँ, चीज़ तो वो सही लग रहा है कि और खुशबू जो आ रही है वो हमारे इस व्यूअर्स को तो नहीं आ रही, मगर मुझे यहाँ बैठ के आ रही है। और मुझे लग रहा है कि टिक्का सैंडविच और क्लब सैंडविच में से जो टिक्का सैंडविच है वो ज़्यादा अच्छा होगा। वो ज़्यादा अच्छा होगा। जवाब दुरुस्त है मेरे भाई। बिकॉज टिक्का जो है वो ऑल टाइम लव सबके लिए होता है, बच्चे हों बड़े हों सबके लिए, फॉर ऑल एजेस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे पहले कि कॉलर्स की भरमार हो जाए, क्योंकि बिल्कुल आपको भरमार जैसे लेंगे, देखेंगे हम तो तैयार फिर हैं। हमारे जो इतने सारे सवालात होते हैं वो रह जाते हैं। वो रह सबसे जाते पहले हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शादियों की बात करें, हमारे सितारों से शादी का कि किससे होगी, शादी के बाद क्या मसाइल होंगे, कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी, इसका कितना ताल्लुक होता है? 100% ताल्लुक है। और इतना ही स्ट्रांग है जितना आपने कहा। 100%। हाँ, उसकी अब रीज़न सुने क्यों। जब एक इंसान दुनिया में आता है तो उस वक्त प्लेनेटरी पोजीशन आसमान पे जो चल रही होती है उसको हम जब अपने पेपर पे बनाते हैं तो उसको कहते हैं जायचा। ठीक है, ये पर्शियन वर्ड है, लोगों को ये भी बता दूं, ये पर्शियन वर्ड है जायचा। हाँ, जायच नाम था बंदे का, वो इस तरह बनाता था, उसको जायचा बोलते हैं। अच्छा, उसमें देखते हैं हम 7th हाउस, जायचे में खाने होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये तो आपको अंदाज़ा होगा, 10-12 डब्बे बने होते हैं। 7th हाउस में अगर कोई ख़राब सितारा है या उसका अच्छा सितारा है तो अच्छा है तो कुछ लोगों को देखा होगा जल्दी शादी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को देखा होगा पढ़े लिखे खूबसूरत शादी लेट। ठीक है, ऐसा हुआ है आम जिंदगी में, आप नोट करते होंगे, अपने दाएं बाएं देखें। तो ये क्या वजह है? क्योंकि वो हॉरोस्कोप में जो वीक है ना वो खामखाई डिले पेंडिंग करा देगा। अच्छा, कुछ का क्या होगा, खुद अच्छे हैं मगर उनके लेवल का वो नहीं आ रहा रिश्ता। कई लोग में जी वो आए तो थे रिश्ते, आपने कहा था, मगर वो कोई बात नहीं बनी क्योंकि वो ऐसा था वो वैसा था। और ये होता है रूलिंग प्लैनेट की वजह से। रूलिंग प्लैनेट, एक तो वो हो आपका कैसा है, फिर आपके हॉरोस्कोप में क्या उसकी पोजीशन है 7th हाउस की, उसको जब आप एक्टिवेट करते हैं ना उस वीक को, ओके, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, सबसे अच्छी मिसाल है, आपकी आई साइट वीक होती है, मेरी, चले मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आपको भी नहीं कहता, मेरी आई साइट वीक होती है, अब मैं क्या करूँगा? सवाल आपसे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है ना। नहीं, मैं ये भी तो कह सकता हूँ अल्लाह की मर्जी जो भी हो, क्या कर सकते, नहीं ना। लेकिन गर्मी, अच्छा गर्मी चलेगी होगी तो एसी चलाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है ना। कोई हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा। यही इसको हम जब साइंस इस पे हम लेंगे ना कि यार ये अगर प्रॉब्लम है इसको कैसे दूर किया जाए, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। सही, बड़ी सिंपल है एस्ट्रोलॉजी को। लेकिन अगर गर्मी लग रही हो और एसी चलाने का या पंखा चलाने का दिल कर रहा हो और लाइट ना हो, लाइट ना हो, नहीं तो फिर वो मुंह करके यूं करना पड़ता है वो पेपर के आगे। ये भी सही है। वैसे ये आपने नई टेक्निक बता दी। हाँ, नई टेक्निक, पहले तो यूं करते थे ना। अच्छा, ये ना मुझे याद आ गया, अब इंसान इतना सुस्त हो गया तो अब यूं नहीं, अब यूं कर रहा है। ये जो यूं वाली बात है ना, ये इसके बारे में मशहूर है कि चाइना का एक वो जो कागज वाला पंखा नहीं आता, बड़ा, उस वो एक बंदा लेके बैठा हुआ था बेचने के लिए, तो वो बड़ी गारंटी कह रहा था जी, लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, आप खरीदें इसको। तो एक बंदे ने खरीदा, उसने यूं किया, टूट गया, फौरन ही वापस आया, कहता है ये तो लाइफ टाइम, कहता है इसको यूं नहीं करना था, इसको यूं कर। वो हल्का सा तो होता है बेचारा। चले उनसा की तरफ जाते हैं। उनसा, कैसी हैं आप? और यकीनन आप एंजॉय कर रही होंगी। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? शादी का कितना ताल्लुक होता है और कार्ड्स के साथ शादी का कितना ताल्लुक? शादी का कार्ड जो है, एक कार्ड शादी का भी होता है। ये मैं कहने लगा था उनसा कि शादी के कार्ड का आपके कार्ड से क्या ताल्लुक है? सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मुझे भी यहाँ तक जो है ना, कराची स्टूडियो तक मुझे खुशबू आ रही है सैंडविचेस की। आयशा जो है ना, सैंडविचेस की। आयशा आपको भेजना पड़ेगा। कार्ड्स भी बता रहे हैं कि ना बहुत अच्छा ये जो सैंडविच बनेगा। अरे वाह, नाइस। तो हम आपके लिए भिजवा दें उनसा? आपको व्हाट्सएप कर दें? जी जी भिजवा दें, बिल्कुल व्हाट्सएप कर दें। ओके, तो उनका ऐसा भी दौर आएगा कि चीज़ें, हाँ, लाइक आपको व्हाट्सएप हो रहा होगा ये सैंडविच आपके लिए। शादी के बारे में, जी जी शादी के बारे में जो आपने सवाल किया है, तो ये है कि कुदरती भी कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं जो हमें
जिनका सॉल्यूशन हमें करना पड़ता है, जिनकी हमें कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, वो रिलीजियस उस हिसाब से भी कर सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दूर हो सकती हैं और लोगों को परेशान होना और ओवर थिंकिंग करना और इस चीज़ को अपने ऊपर सवार लेने की बजाय आप इस चीज़ को देखें और रेमेडीज़ करें और थोड़ा रिलीजियस हिसाब से जो करें तो ये मसला हल हो सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सही जी, वही बात कि अगर आपको कोई मर्ज है तो आप उसको डायग्नोज करते हैं, डॉक्टर के पास इन्वेस्टिगेट करते हैं और मेडिसिन लेंगे। अच्छा, ये जो बंदिश है अजीम भाई, कहते हैं बंदिश है, आजकल तो एक ड्रामा भी चल रहा है कि शादी को बांध दिया गया है। पैसे कमाने वाला जो एक माफिया ग्रुप बैठा हुआ है ना, बस वो उसका ड्रामा है। क्यों कि देखें, जब स्टार्स में एक चीज बंद आ रही है ना, तो वो जब तक नहीं खुलेगी वो काम नहीं होगा। अब देखें ना, मैं भी काला जादू करते हैं। मैं वही तो कहता हूँ कि जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान में, मैं जिसको चाहे बेटे दूं, जिसको चाहे बेटियां दूं, जिसको चाहे कुछ ना दूं, फिर जिसको चाहे रिस्क बेतहाशा दूं, जिसको चाहे नफा तुला दूं, ठीक है ना। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं ना, कहीं कहे कि भाई मैं तो रिस्क दूंगा मगर फला अगर कोई आपका बंद कर दे तो वो अलग बात है। मगर बिल्कुल हमारे माशरे में क्या है जी, आपकी जो औलाद नहीं हो रही, फला की औलाद नहीं हो रही, उसकी बंदिश की हुई है, उसकी सास ने बंदिश की है, वो उधर माइंड डाइवर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जाते जाते हम लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर साहब को याद करते हुए जाएंगे। 8वीं बरसी आज उनकी मनाई जा रही है। सवेरे पाकिस्तान। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं कि शादी में क्या क्या रुकावटें होती हैं, शादी के सितारों से ताल्लुक़ क्या होता है। और ये जो हम कहते हैं बंदिश हो गई है, रिश्ता बांध दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया। ये आपके सितारों की चाल होती है, सितारों का। अब देखिए, मैं अगर ऐसे बोलना शुरू हो जाऊंगी तो अजीम भाई कहेंगे लो मेरा क्या काम है। आप ही सितारों की चाल सीखें। साड़ के रख देती है, इसलिए साड़ सती उसको कहा जाता है, तो आप साड़ के रख देती है। अच्छा, रेमेडीज की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, ये स्कॉलर्स तो हमारे साथ हो गई, कॉल कीजिए। और जहाँ तक रेमेडीज की बात हो रही थी तो उनसा से पूछते हैं कि टैरो कार्ड जो रीडर है वो कौन कौन सी रेमेडीज बताते हैं। लाइक शादी अगर नहीं हो रही, उनको कैसे पता चले कि अगर वो सारसती में है या उनके सितारे गर्दिश में है। जी उनसा जी, वो तो जिनका जो इशू है वो कार्ड्स निकलवाएगा, उसकी एनर्जी से मैं उस वक्त बता सकूंगी कि क्या इशू चल रहा है। किसी की शादी डिले होती है, किसी की शादी में ऐसी रुकावटें होती हैं कि रिश्ते भी आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। और कुछ इशू ये होता है कि शादियां हो के भी टूट जाती हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं। तो उसमें डिफरेंट कुछ रेमेडीज़ होती हैं, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लोगों को बताऊं कि या लतीफ़ो अगर आप 129 दफ़ा पढ़ें हर नमाज के बाद और इशा के बाद आप एक दफ़ा सूरह ताहा पढ़ें और दुआ करें, तो इंशाल्लाह जो भी रुकावटें हैं या डिले हो रहा है शादी में वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। उसके अलावा भी एक और रेमेडी है कि आप मसूर की दाल जो है लाल कपड़े में बांध के और एक जैसे पोटली बना दें और 7 हर हफ्ते के दिन एवरी सैटरडे आप असर और मगरिब के दरमियान, अगर आपको असर और मगरिब का टाइम नहीं मिल रहा तो किसी भी टाइम आप वो दरिया या समंदर में फेंक दें। और ये पूरा जो प्रोसीजर है आपको हर हफ्ते के दिन करना है, 7 हफ्ते करने हैं। और दाल जो होगी वो आप 1.25 पाव ले लें एवरी सैटरडे। सही, ठीक है। अरे वाह, नाइस, थैंक यू सो मच। आयशा का सारा क्रेडिट मैं लेने लगी हूँ। एवरिबडी नोज कि मैंने ही बनाया है। ये आप नाश्ता करें, देखिए मुझे दिखाएं। अच्छा, तो सही ना कि मैंने ये नाश्ता दिया है। थैंक यू किसका बोलूं? ऑफ कोर्स मेरा बोले। आयशा थैंक यू, दुआ थैंक यू। तो ये जो खास रेसिपी से पहले कि आप कॉल लें, आयशा ये आपने क्या बनाया है जो अभी हमने क्लब सैंडविचेस बनाए हैं। क्लब सैंडविचेस, जी ये क्लब की रेसिपी शेयर कर देती हूँ।
बिल्कुल ज़रूर बता दें ज़रा। आपको सैंडविच स्लाइस ब्रेड चाहिए, वो ज़रा खूबसूरत लगती है, मैंने ज़रा छोटी इसलिए बनाई है कि सब लोग डाइट पे हैं। ओके। सैंडविच स्लाइस ब्रेड ले लें और उसके अलावा बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन ले लें और इसके अलावा मायोनीज़, नमक, काली मिर्च और एक जो सिंपल है वो अंडा आपने फ्राई करना है, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा ये फूड कलर डाल के और उसको फ्राई कर लेंगे। अब उसकी जो असेंबलिंग है वो इस तरह होगी कि आपने एक स्लाइस के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाना है, उसके बाद आपने वो जो एग फ्राई हमने किया है वो लगाना है, उसके बाद सेकंड जो उसकी स्लाइस है वो रखना है, उसके बाद चीज़ रखनी है, सैलड रखना है, थोड़ा सा टमाटर और खीरे रखने हैं, सैलड लीव्स रख लें, आइसबर्ग लेटस रख लें और उसके बाद वो जो हमने बैटर बनाया है मेयोनीज डाल के और बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डाल के और नमक, काली मिर्च डाल के है वो तो बन रहा है ना? जी बिल्कुल बन रहा है वो। ओके अब वाला आ रहा है। अब वाला बन रहा है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ बताऊं कि बाज़ दफ़ा आपका जो क्या कहते हैं नाम होता है ना, उसको भी बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम एस्ट्रोलॉजी जैसे अब करते ही हैं, मगर नेक्स्ट में हम न्यूमरोलॉजी का रखेंगे, न्यूमरोलॉजी, ताकि हमारे वो व्यूअर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं याद, कई लोगों को होता है यार डेट ऑफ बर्थ नहीं याद, किसी को डेट ऑफ बर्थ याद है तो टाइम ऑफ बर्थ नहीं याद, वो सिर्फ हमें अपना नाम बताएं, हम उनका नाम की बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है ना। एक और कॉलर है हमारे साथ, ओकाड़ा से फयाज हैं। फयाज, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं अपने बड़े भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। 22 दिसंबर 1991 उनकी सर डेट ऑफ बर्थ है, मोहम्मद जहांजेब उनका नाम। 22 दिसंबर 1991 सर, मोहम्मद जहांजेब उनका नाम। ठीक है, और टाइम ऑफ बर्थ पता है आपको? किस टाइम पे पैदा? टाइम ऑफ बर्थ सर सुबह के वक्त की। सुबह के वक्त। अच्छा, आपने 1992 बताया ना? 1991 सर, 1991 1 बताया। यस, 1 बताया। ओके। सुबह कितने बजे? सुबह कितने बजे सर? जोहर के वक्त। जोहर के वक्त। दोपहर 1 बजे। ठीक है, सवाल क्या है भाई इनका? और पूछना क्या चाहते हैं आप फयाज? उनकी शादी के बारे में पूछना चाहता था जी, कि कब तक शादी के बारे में पूछना चाहते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है, आप फयाज हमारे साथ ही रहिए, आपको बताते हैं शादी के क्या मसले मसाइल उनके चल रहे हैं, या फिर आप नहीं करना चाह रहे, अभी पता चल जाता है। नहीं, एक्चुअली तकरीबन 2 साल, बल्कि तीसरा साल शुरू है, सैटर्न बैठा हुआ है इनके शादी के घर में, तो सैटर्न का काम ही डिले और पेंडिंग लाना है। ठीक है ना। अभी आपने एक आज टॉपिक देखा है आपके पीछे, तलाश गुमशुदा? यस। तो उसमें जो सारे हैं कि आप फलां की इज्जत करें, ऐसे करें, आप जब नहीं कर रहे। सैटर्न जो है ना, अगर आपने जो वो बात की थी ना कि वो सिग्नल तोड़ के इधर से आ जाएंगे, इधर से आप खड़े रहेंगे, तो आपका सैटर्न ख़राब होगा। ये मैं आज आपको बता दूं, ये एक रिसर्च है कि कुछ स्टार ऐसे होते हैं कि अगर आप वो चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, खुद कानून को जैसे आप फॉलो नहीं करेंगे, तो यार मैं नहीं मानता, और ये कोई नहीं, देखें कोई क्यू में खड़े हुए, कोई एकदम पीछे से आ जाते हैं, आप बिल जमा कराने की लाइन में लगे, कोई एकदम आ गए। तो इनकी कितना डिले आ रहा है? इनका डिले बस ये इस साल का है, और नवंबर से वो सही हो रहा है स्टार्ट। और कोई सदका वगैरह क्या करें, या क्या रेमेडीज में क्या करें? सैटरडे को काली चीज़ का सदका, और ये जो मैं बात अभी बता रहा था ना कि रूल्स को फॉलो करें तो सैटर्न सही होगा। तो जो लोग अपने रूल्स को फॉलो करते हैं ना, तो वो सैटर्न अच्छा होता है, तो फिर उनकी लाइफ में इस किस्म की प्रॉब्लम फोकस रहे, पजल ना हो। हाँ, और वो थोड़ा सा ईमानदारी को लेकर चलें। जैसे अगर आपकी क्यू में है तो आप अपनी बारी का इंतजार करें, ये नहीं कि इधर से आ गए मोटरसाइकिल। बिल्कुल सही है। उनसा से भी जान लेते हैं, उनसा क्या कहेंगी शादी के बारे में? जी, मोहम्मद जहांजेब के जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स के हिसाब से वेटिंग, यानी कि पिछले 1 साल से वो वेट कर रहे हैं अपनी शादी का, और कुछ ऐसे रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन वो उनको पसंद नहीं आ रहे, मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं मुझे 1 साल से, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इस साल और मज़ीद रहेंगे। लेकिन अगले साल मेरे पास जो नेक्स्ट ईयर का कार्ड है वो किंग ऑफ सोर्ड है। अगले साल इनका जो भी इश्यूज़ हैं, जो रुकावटें हैं, वो दूर हो जाएंगी। जो मैंने रेमेडीज़ भी बताई हैं, अजीम साहब ने भी जो रेमेडीज़ शेयर की हैं, वो भी उनको फॉलो करें, और अगले साल इंशाल्लाह मुझे शादी इनकी नज़र आ रही है, और उससे 2021 में बिल्कुल मुझे उनकी फैमिली बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बच्चे भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। सही, ऑल राइट। फयाज, कुछ और तो नहीं पूछना? लाइन पे है फयाज साहब? मैंने ये पूछना था कि फैमिली में होगी कि आउट ऑफ फैमिली में होगी? ओके,
फैयाज साहब, ये आपके भाई कभी बाहर गए पाकिस्तान से? नहीं, कभी नहीं गए जी। अब इनका जो शुरू हो रहा है नेक्स्ट ईयर से, वो इनको एक ट्रैवल लेकर आएगा, इंटरनेशनल ट्रैवल। ओके, तो फैमिली की आउट ऑफ फैमिली? फैमिली में या आउट ऑफ फैमिली? फैमिली से बाहर नज़र आ रही है। फैमिली से बाहर नजर आ रही है। फयाज, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और कॉलर भी हमारे साथ, साजदा हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम साजदा, कैसी हैं आप और क्या पूछना चाहेंगी? मैम, मैं पूछना चाहती हूँ शादी के बारे में। मेरी 25 साल उम्र हो गई है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा ना। अच्छा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी 25 अगस्त 1994। 25 अगस्त 1994। और वक्त याद है आपको जब आप पैदा हुई? 93। नहीं, कंफर्म नहीं है, वैसे थोड़ा सा लगता है कि सुबह का टाइम था, जुमे का डे था। सुबह का टाइम था, जुमा दिन है और सुबह का वक्त। हाँ जी। और शादी का पूछना चाह रही हैं? आप लाइन पे रहिए साजदा, आपसे भी हम सवाल करते रहेंगे। सही है जी। अजीम भाई जी जी, जब तक उनसा बताएं, आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, उनसा पहले आप बता दें साजदा के कार्ड क्या कह रहे हैं। उनसे के पास तो नेट शेट का चक्कर ही नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा, शादी के बारे में जो निकाले हैं, इनके रिश्ते में इस साल इनका रिश्ता कोई आ जाएगा और शायद इस साल के आखिर में इनकी कोई बात पक्की हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए, लेकिन 2020 यानी कि अगले साल में इनकी शादी इंशाल्लाह हो जाएगी। और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो है ना, बहुत ज़्यादा घर वाले या फैमिली से बहुत ज़्यादा वो जो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और उससे थोड़ा सा वो देखें, केयर करें, लोगों की बातों में इतना ज़्यादा ना आए। अच्छा। और मुझे इनकी जो जी, इनका जो मुझे शादीशुदा ज़िंदगी नज़र आ रही है वो बड़ी कामयाब नज़र आ रही है, सक्सेसफुल नज़र आ रही है। गुड। सक्सेस का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनों में शादी होगी या गैरों में? अच्छा, बाहर से भी इनके काफ़ी रिश्ते आएंगे। अच्छा। और अपनों में भी लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मुझे कार्ड्स जो बता रहे हैं कि इनकी जो शादी है बाहर होगी। ठीक हो गया साजदा, आपको उनसा ने बता दिया, अब अजीम भाई बता रहे हैं, लाइन पे रहिएगा जी। अच्छा, एक तो सबसे अच्छी इनको रेमेडी बता दूं, जुम्मे के दिन चूटियों को चीनी डालना शुरू कर दें। ठीक है, एक तो ये करा करें, और आप अपने घर में खड़े होइएगा सेंटर में और देखिएगा जैसे सामने किबला जिधर भी है उससे इस साइड को, जैसे ना इधर ना पीछे, ये दरमियान वाली जगह पे। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत सफाई रखें अपने घर की। जैसे कोई लोगों ने कोई शू रैक बनाया हुआ होता है या कोई डंप किया हुआ होता है, ठीक है ना, वो क्लटर, हाँ वो हटा दें, उसको बहुत साफ़ रखें। कोई गमला रख दें, कोई प्लांट मतलब रख दें, कोई इस तरह का रखें, तो इंशाल्लाह इनकी नेगेटिविटी जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी चंद दिनों में। नाइस नाइस। साजदा, कुछ और पूछना चाहेंगी? समझ आ गई आपको सारी बातें? जी, थोड़ा सा आवाज़ कट रही है, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अपनों में होगी शादी या गैरों में? नहीं, गैरों में। गैरों में आ रही है आपकी शादी, जो कि कामयाब भी नजर आ रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फ्रॉम खुशाब। अगली कॉलर है हमारे साथ शहला। शहला, अस्सलाम वालेकुम, आप क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर और मेरे हस्बैंड की डेट है 1 जनवरी। नहीं, डेट से नहीं, ईयर होता है, टाइम होता है। अच्छा, ये 24 अक्टूबर 1976 है मेरी। ओके। और मेरे हस्बैंड की है 1 जनवरी। आप अपना सवाल पूछ लें पहले, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है? नहीं, हम दोनों का ये मैं चाह रही हूँ कि हमने बाहर के लिए अप्लाई की है। हाँ, पहले आप अपना टाइम ऑफ बर्थ बताएं। आपका टाइम ऑफ बर्थ? मॉर्निंग टाइम, फजर टाइम। फजर, ओके। और हस्बैंड का पता आपको टाइम ऑफ बर्थ? उनका भी यही टाइम है, फजर का टाइम ही है तकरीबन, 1 जनवरी। हस्बैंड का नाम क्या है? सलमान। हस्बैंड का नाम क्या है? सलमान हैदर। ओके ओके। कार्ड अच्छा, ये आपका टाइम ऑफ बर्थ सही है? 5 बजे अगर मैं लगाता हूँ? जी, अक्टूबर में। हाँ जी, अक्टूबर में। आपके गले थ्रोट प्रॉब्लम तो नहीं होता? जी, होता है। फिर टाइम सही है आपका। अच्छा, अब देखें आपका जो है ना,
आपका अल्लाह का शुक्र अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है इनका। ओके ठीक है ना। और इनको चाहिए कि अच्छा, इनका 9th हाउस जो है ना वो वीक है। वो देखें, वो पीछे आपके रखा हुआ है, ग्लोब रखा हुआ है, ठीक है ना, वर्ल्ड मैप, ठीक है ना, नक्शा। इनको चाहिए कि ये अपने घर में जहाँ साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट आजकल कंपस में आप देख लेते हैं, ठीक है ना, कि साउथ वेस्ट किधर पड़ रहा है, यानी कि किबले से ऐसे हल्का सा लेफ्ट लेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ऐसे नहीं, सलाम फेरते हुए नहीं, इसके दरमियान साउथ वेस्ट, ये ग्लोब या कोई मैप की एक पिक्चर वहाँ रख दें आप, ठीक है ना। जिस कंट्री जाना है, अगर उसकी खाली, जैसे मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया, तो सिडनी की एक पिक्चर लगा के, ठीक है ना, वहाँ की कोई फ़ोटो आप रख दें, आपका दिनों में काम हो जाएगा। अरे वाह, ये कैसी रेमेडी है? हाँ, एक साइंस है ये, 500 ईयर्स एंशिएंट साइंस है, वास्तु इसको कहते हैं। कि देखें, UVR अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, हमें सिर्फ सूरज की आ रही हैं, बाकी नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो वो ब्लॉक हो जाती हैं। कई आपने देखा होगा यार, घर जाओ तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाहर सही रहता है मूड। अच्छा, एक बड़ी साइंस और बड़ी इन हुई भी है फवाद चौधरी साहब वाली, ये वो तो नहीं है? नहीं, वो तो शायद अब चेंज नहीं होगी साइंस थोड़ी सी। अब उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़ी सी साइंस। वो अल्ट्रा वायलेट रेस थोड़े से वो कर गए, क्या लेकिन ये तो होना ही था ना, ये तो होना था, क्योंकि बैड लक ये हो गई कि गवर्नमेंट ने जब वो ओथ लिया प्राइम मिनिस्टर का, तो वो उसमें ले लिया, क्या कहते हैं, कमर दर अकरब में। ये 2 दिन महीने में ऐसे होते हैं जिसमें आप कोई काम ना करें। ऑल राइट, उनसा के पास चलते हैं। उनसे जल्दी से बता दीजिए, शैला को बाहर जाना चाहते हैं ये दोनों मियाँ बीवी, और क्या करें, कहाँ जाएंगे? जी, मुझे इनका लग रहा है कि इनका जो केस है बाहर जाने का वो प्रोसेस में है, और इनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े इश्यूज़ हैं, जो भी इनके जो फ्लॉजेस हैं वो उनको देखें कि क्या इश्यूज़ हैं हमारे प्रोसेस में, और इंशाल्लाह 1 साल या 1.5 साल के बाद इनके जो इश्यूज़ हैं वो ठीक हो सकते हैं, और 2 साल के बाद इनका हो जाएगा बाहर जाने का सिलसिला। और अजीम साहब ने जो बताया है तस्वीर का, वो भी करें, और दूसरा ये है कि आप वो तस्वीर के ऊपर पैरामिड भी रख सकते हैं। ये अजीम साहब को पता होगा कि पैरामिड की एनर्जी और उसे चार्ज करने से वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। जी, एनर्जी हो जाता है कि जो भी इश्यूज हैं आपके, तो वो पैरामिड आप रखें। वो नाइस नाइस जी। अच्छा, शैला है हमारे साथ? हैं, बिल्कुल। ओके शैला, कुछ पूछना चाहेंगी आप? आपने कहाँ के लिए अप्लाई किया हुआ है? मैंने जर्मनी के लिए अप्लाई किया सर। जर्मनी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ओके ठीक है। आपको खुद कितने चांसेस नजर आ रहे हैं बाहर जाने के? सर इंशाल्लाह कोशिश तो है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा ना, अब चूँकि ये यूरोप में जाना चाह रहे हैं ना, तो इनका उसका मेरे हस्बैंड पहले होके आए हुए, हॉलैंड होके आए हुए, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम थी तो वहाँ पे सेटल नहीं हो सके। अच्छा, तो अब हमने दोबारा अप्लाई जो मैंने पिक्चर बताई है ना, उधर की लगा दें, कोई साउथ वेस्ट पे आप उधर की कोई फोटो लगा अपने घर के साउथ वेस्ट का जो कोना है उस तरफ जहाँ आप जाना चाहते हैं पिक्चर लगा दें। ये एक रेमेडी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका लाहौर से कॉल करने के लिए। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, ओवरऑल कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जिनकी शादियां, अब अगर हम इसी साल की बात करते हैं तो वो मुश्किल में पड़ सकती हैं? वो इस वक्त जेमिनाई, मगर बात ये नहीं है कि वो सन साइन से आप सुन लें कि जी मैं इस महीने पैदा हूँ, नहीं, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से, या चलो अगर टाइम नहीं पता तो मून साइन से, अगर जिनका असेंडेंट मून साइन या असेंडेंट या मून साइन जेमिनाई है, वो अब ये सर पे से गुजर जाएगी आम आदमी की बात ना, क्योंकि उसको अब तक यही नहीं पता, वो तो मैगजीन में पढ़ रहा है मैं जेमिनाई हूँ, वो है ही नहीं जेमिनाई, वो तो सन साइन से देख रहा है। तो ये इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम इस पे भी एक दिन करेंगे, ताकि जिनकी शादी हुई भी हो, जिनकी शादी, तो शुक्र करें यार, अब नहीं सैंडविच खाएं, शुक्र करें, सैंडविच खाएं, अब वो क्या करें बेचारे, उनको सैंडविच टेबल पे मिल गया, वो ये इसको भी कह रहे हैं जिनकी हुई हुई हो वो फंसे हुए, अब क्या करें। नहीं, आप कह रहे हैं ना, उनकी भी एक रेमेडी है, वो रोज 2 घंटे उल्टा लटक जाए। कम टाइम बता रहे हैं आप, कम टाइम बता रहे हैं। कार्ड वार्ड जरा चेक करें, कुछ ऐसे आ रहे हैं आपके कार्ड्स, क्या कहते हैं कि जिनकी शादी है वो उल्टा लटका करे? नहीं वो अपनी बेगमात को या अपने हस्बैंड्स को खुश रखें और अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करें। बल्कि एक और रेमेडी भी है, जिनकी इश्यूज हैं, शादी में रुकावटें हैं, जिन बच्चियों के, वो ब्लैक कलर को अवॉइड करें, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो रिलेशनशिप में इशू करता है। तो जिनकी रुकावटें हैं तो ब्लैक कलर ना पहने, और या रूम में अगर कर्टन्स लगाए हुए हो, कारपेट लगाए हुए हैं, बेडशीट, कुछ बहुत सारे लोगों को ब्लैक कलर बहुत अट्रैक्ट करता है।
ऑल राइट उनसा, थैंक यू सो मच। अवॉइड करें। ऑल राइट, आपका बहुत शुक्रिया उनसा, और अजीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आयशा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जल्दी से लेंगे एक ब्रेक, जल्दी से आएंगे ब्रेक के बाद वापस, और बहुत अहम इशू मौजू, ये टॉपिक जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, तलाशी गुमशुदा में उस्ताद का एहतराम। ये घंटा बिल्कुल मिस नहीं करना आपने। एक ब्रेक के बाद फौरन से वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। अब डिस्कस होगा तलाशे गुमशुदा, और तलाशे गुमशुदा में हम क्या तलाश करेंगे, वो है उस्ताद की इज्जत, उस्ताद का एहतराम। दुनिया में हर मुआशरा अपनी पसंद और नापसंद का एक म्यार रखता है, और अफसोसनाक पहलू ये है कि जदीद रिवायात और कल्चर को फ़रोग देने के लिए हम अपनी तहजीब से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुआशरती जो निज़ाम है वो दरहम बरहम होकर रह गया है। हर एक की ज़िंदगी में शदीद किस्म की बदनज़मी और बेचैनी पैदा होती जा रही है। हर शख्स एक बेचैन रूह और बेचैन कल्ब लेकर फिर रहा है। जदीदियत को अपनाने की फ़िक्र में हम इतने आगे निकल आए हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं हो सका कि हमने अपनी शनाख्त खो दी है। बिल्कुल, और ये हकीकत है कि ज़माने में तेज़ी के साथ तब्दीली आ तो रही है, हर शोबे में तब्दीली लाई जा रही है, हर चीज़ में जिद्दत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों हम इतने बदल गए हैं? कहाँ गुम हो गई हैं हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारी तालीम? जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम ऐसी ही गुमशुदा चीज़ों और रिवायात को तलाश करेंगे। हम क्या थे और क्या हो गए, और इससे भी बढ़कर ये कि ऐसा क्यों हुआ कि हम ये सब भूल गए, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा जो तलाशी गुमशुदा का सेगमेंट है, ये आज इसका आगाज़ है, और आपके फीडबैक से भी हमें अंदाज़ा होगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये पूरा हफ्ता फिर हम इसी तरह से जो हमारी मौशरती ऐसे अखलाकी इक़दार हैं जो हमने गुम कर दिए हैं, जिनको हमने खो दिया है, हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो आप भी हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपका बचपन कैसा था असातिज़ा के एहतराम को लेके, उनकी इज़्ज़त और तकरीम को लेकर। आज आप क्या देखते हैं, मिसिंग चीज़ क्या है जिसको आप मिस कर रहे हैं आज के मुआशरे में? तो आप भी कॉल कीजिए और इस टॉपिक का हिस्सा बनिए। जल्दी से मैं गेस्ट का तारुफ करवा देता हूँ। डॉक्टर जमील अनवर साहब, साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको। खुबैब कियानी साहब हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात। डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब इस्लामी स्कॉलर है, आप हमारे साथ हैं, और आप तीनों हमारे इस शो का पहले भी हिस्सा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कैसा लग रहा है आपको आज का टॉपिक डॉक्टर साहब? मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतना खूबसूरत और इतना यानी वक्त की अहमियत का अंदाज़ा करते हुए इस टॉपिक को जो है वो सिलेक्ट किया। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ख़ास तौर पे तालिब इल्म और उस्ताद इस प्रोग्राम से जो है वो, तो आपके ख्याल में हमने सही चीज़ को तलाश करने की कोशिश बिल्कुल सही चीज़ को और सही वक्त पे, सही, ठीक है, इससे पहले कि और हम वाकई जो है वो अपनी रवायात और अपनी इस तरह की खूबसूरत चीज़ें, कीमती चीज़ें, जिनकी वजह से हमारा मुआशरा, हमारा ख़ानदान, हमारा तमद्दन जो है वो कायम था और कुछ हद तक कायम है, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस वक्त मीडिया की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि मुआशरे की तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाए। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वक्त भी ठीक है और वक्त की ज़रूरत भी, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। उस्ताद के मकाम और एहतराम का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए जनाब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मुअल्लम बनाकर भेजा गया हूँ। बाबुल इल्म खलीफा चाहरम हज़रत अली का कौल है कि उस्ताद की अज़मत की जो खमासी करता है, उन्होंने उस बारे में फरमाया कि जिसने मुझे एक हर्फ भी बताया, बिल्कुल मैं उसका गुलाम, वो मेरा उस्ताद है। बिल्कुल, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए
कि उस्ताद का कितना ज़्यादा एहतराम है और असातिज़ा की इज़्ज़त तकरीम, उनका एहतराम मशरक़ी तहज़ीब का हुस्न तस्वुर करार दिया जाता है। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी किसी ने असातिज़ा इकराम के इज़्ज़त और तकरीम को तार तार किया तो वो हमेशा ज़वाल की तरफ गए हैं, उनके दरवाजे पर ज़वाल ने ही दस्तक दी है। इसीलिए आज हम तलाश गुमशुदा में उस्ताद के मकाम के बारे में बात करेंगे कि क्या होना चाहिए उस्ताद का मकाम, कल क्या उस्ताद का मकाम था और आज क्या है। क्या हम उतनी इज्जत देते हैं जो असातिज़ा जिस इज्जत के हकदार होते हैं बेसिकली? बिल्कुल, क्या हम उनको वो इज्जत दे रहे हैं, वो मकाम दे रहे हैं जिनके वो हकदार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सवाल है ये, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी। जैसा डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि माजी के झरोकों में अगर देखा जाए तो यही सवाल मैं लेकर खुबैब साहब आपके पास आऊँगा। अब आप भी जब स्टूडेंट थे और हम भी अगर सोचें कि उस्ताद का एक क्या मकाम और क्या एहतराम होता था, आज आपको वो नज़र आ रहा है? नहीं, आज तो यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो मकाम जो पहले हम इज़्ज़त दिया करते थे असातिज़ा को, वो आज के असातिज़ा को नहीं दी जा रही और उसकी वजूहात भी बहुत सारी हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली वजह तो ये है कि पहले जो असातिज़ा थे वो इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड होके तालीम नहीं दिया करते थे कि हमें करिकुलम ख़त्म करवाना है। उनके पास वक्त हुआ करता था, ज़िंदगी की पेस इतनी तेज़ नहीं थी, गैर ज़रूरी जो ज़रूरियात पैदा कर दी गई हैं ज़िंदगी में उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो असातिज़ा अपने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, शागिर्दों को पढ़ाते थे, तो एक एक शागिर्द की इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो देते थे और वो इनफरादी ज़िंदगी को तवज्जो देते हुए साइकोलॉजिकली एक कनेक्शन डेवलप होता था उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में, जहाँ पे शागिर्द को लगता था कि उस्ताद जो है वो जेन्युइनली मुझे ग्रो कराने में, मेरी ग्रोथ के अंदर इंटरेस्टेड है। और वो जो रिस्पेक्ट थी वो उस्ताद जो है वो उस जेन्युइननेस के थ्रू जो अपने शागिर्द को फील करवाता था वहाँ से गेन करता था। और वो रिस्पेक्ट जो उस टाइम के टीचर को अवेलेबल थी आज डेफिनेटली नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि लाइफ बहुत तेज़ हो गई। अब शागिर्दों के पास अपने उस्ताद की कही हुई बात और नसीहत को जज्ब करने का वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें सुबह हम उठते हैं, हम मोबाइल पे जाते हैं, हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, 100 चैनल्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ आ रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन सुबह मिल रही है टीचर की तरफ से, उसको जज्ब करने का वक्त जो पहले शागिर्द के पास हुआ करता था अब वो नहीं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ, और डॉक्टर साहब आप भी इस बात से एग्री करेंगे, हर रोज़ ऐसी अफसोसनाक खबरें सामने आती हैं मुख्तलिफ शहरों से कि हम असातिज़ा की कितनी इज्जत करते हैं। ऐसे बहुत से हमारे सामने मिसालें हैं कि एक शागिर्द ने उस्ताद की बात पसंद नहीं आई तो उसको मारना शुरू कर दिया, और मुआयने पे गई हुई टीमें शागिर्दों के सामने असातिज़ा को मारती हैं। तो सोचें उस वक्त उन तलबा का मोरल क्या होगा और उस उस्ताद की जो बेसिकली अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कितनी मजरूह होगी। कुछ स्टोरीज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें उस्ताद के लिए स्टूडेंट्स को रोता हुआ देखा गया है कि वो उस्ताद जा रहे हैं तो बच्चे रो रहे हैं। असातिज़ा के एहतराम की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो वाक़या है वो आपसे शेयर करते हैं सिंध के एक टीचर का, और उसके बाद कुछ बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें खारियाँ का है, बहावलपुर, शेखुपुरा के ऐसे मामलात। ये बच्चे रो रहे हैं जी, ये सिंध के एक स्कूल के मनाजिर हैं। ये जो उस्ताद हैं रिटायर हो रहे हैं, जा रहे हैं घर यहाँ से, और बच्चे रो रहे हैं लिटरली आंसुओं के साथ। ये मोहब्बत है बच्चों की असातिज़ा के साथ, और ये बहुत कम देखने को मिलती है आजकल के दौर में। तो बिल्कुल फूलों के हार हैं जनाब इस उस्ताद के गले में, और बच्चे रो रहे हैं। अच्छा, ये अभी तो ये मैंने जब वीडियो देखी थी लिटरली मेरी आंखों में भी पानी इसलिए आ गया कि बच्चे आहों और सिसकियों के साथ, मतलब आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं क्यों जा रहे हैं आप, ना जाएं। खैर, आगे खारियाँ की एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करते हैं। एक उस्ताद रिटायर्ड हुए तो उन्हें बहुत ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया, और फूल लेकर उनके जो पुराने तलबा थे वो जमा हो गए और उनका जो काफिला था वो रैली की सूरत इख्तियार कर गया। इतनी मोहब्बत कैसे मिलती है, क्यों मिलती है? जबकि इसके अगर हम थोड़ा सा दूसरी जगहों पर देखें तो फिर हम ये भी देखते हैं कि असातिज़ा को ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? उस्ताद जो हैं वो मुजाहरों और धरनों में क्यों मसरूफ़ होते हैं? उनके मसाइल हुकूमतें आखिर क्यों नहीं सुनती? क्यों उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, पानी फेंक दिया जाता है? और ये भी कि असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगती हैं जनाब।
क्यों लगती हैं। और शेखुपुरा में भी एक इसी तरह का वाकया पेश आया। ये जनाब वाकया जो है, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो टीचर रो रहे हैं, इनको खड़े पैर निकाल दिया गया और तजलील की गई स्टूडेंट्स के सामने, भरी क्लास के सामने, और वो रो रो कर अपनी ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि टीचर की इस तरह कभी तजलील नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है, जिस खातून ने इनको डिसमिस किया, इनको निकाला यहाँ से, उनका ये कहना जी कि वो बच्चों से जूते साफ करवा रहे थे। बिल्कुल, ये उस्ताद है ताहिर महमूद साहब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनको जो चंद रोज कब मुअत्तल किया गया था, उसकी क्या रीज़न थी। अस्सलाम वालेकुम ताहिर महमूद साहब, कैसे हैं आप? और आपकी जो वजह सामने आ रही है, अल्लाह का फजल है, वो बड़ी हैरान कुन सी है। हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आपको मुअत्तल क्यों किया गया? जी मैडम, मैं साइंस का पीरियड पढ़ा रहा था कि मोहतरमा तशरीफ़ ले आई मेरे क्लासरूम के अंदर। तो अंदर आते ही उन्होंने देखा मेरा एक पाँव जो है वो जूते में था, एक पाँव जूते में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जूते उतारो, दूसरा जूता भी उतार दो। दूसरा जूता मैंने जब थोड़ा सा इसरार किया, लेकिन उसने कहा कि उतारते हो कि नहीं। मैंने फिर उतार दिया जूता, और जूता उठा के मेरी टेबल पे उसने रख दिया जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। किताब साथ पड़ी हुई थी, टेबल पे जूता रखा और कहने लगी कि आप लड़कों से जूते साफ करवाते हैं, जूते साफ करवाते हैं। मैंने कहा कि मैडम कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई जूते साफ नहीं करवाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप अभी तक शर्मिंदा नहीं हुए। मैंने कहा कि मैडम शर्मिंदगी किस बात की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप अभी तक मेरे एहतराम में खड़े नहीं हुए, मुझे आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा कि मैडम हमारे पास हजारों वालिदैन आते हैं, उनकी माएँ आती हैं बच्चों का पूछने के लिए, मुझे नहीं पता कि आप कौन है। तो ऐसे में फिर उसने मेरी तजलील की। जब ये सब कुछ हो रहा था तो बच्चे, तलबा, स्टूडेंट्स वहीं मौजूद थे या अलग से आपके साथ ये सारी बातचीत हो रही थी? नहीं मैडम, 80 तलबा के बीच में ये मुझे जलील किया गया है। 80 तलबा थे। आपने तारिक साहब उसके बाद फिर आप चले गए वहां से, या स्टूडेंट्स ने आपको रोका, या स्टूडेंट्स ने कोई मुझे लगे पाँव कर दिया गया। मैंने उनका हाथ जोड़ के इस्तदा की कि मुझे मेरा जूता वापस कर दो, मैं शेखपुरा से आता हूँ, मैं नंगे पाँव जाऊंगा। लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं किया, मैं नंगे पाँव हो गया। आपको नंगे पाँव जाने पर मजबूर किया गया? मैं जाकर भी सर मैंने नंगे रहने पर सर मैं 2-3 दिन नंगा रहा। गुस्सा किस बात का आया ताहिर महमूद? उन्हें आपसे गुस्सा किस बात का आया? गुस्सा इस बात का है कि आप मेरे एहतराम में खड़े नहीं हुए। मैंने कहा मैडम मुझे पता ही नहीं था आप कौन है, आप तरफ कराती तो मुझे पता चलता। अच्छा तो ताहिर साहब एक बात और बताएं, जो सुमेरा साहिबा हैं उनका मौक़िफ़ जो सामने आया है, वो ये कहती हैं कि आप बच्चों से काम करवाते हैं, तो इस बात में कितनी हकीकत है? सर इस बात में अगर जूता साफ करवा रहा है तो वो पॉलिश कहाँ है, वो ब्रश कहाँ है, वो कहाँ है? मतलब 1 मिनट 1 सेकंड में क्लिक हो जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है सर, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप स्टूडेंट से काम करवाते हैं, ये सारी बातें मन घड़त हैं, आप ये कह रहे हैं? कभी काम नहीं करवाते सर। अच्छा ठीक है, मतलब आप ये सर मैं आप ये काम नहीं करवाता, मैं कर्मचारी ही नहीं हूँ उस क्लास का। आप ये कह रहे हैं ताहिर साहब कि सिर्फ आप उनके इज्जत और एहतराम में खड़े नहीं हुए, आपने उनको वेलकम सही से नहीं किया, तो ये सारा मामला खड़े नहीं हुए। असल में इसका गुस्सा किया है। इसके बाद सर मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया हूँ, उसके पीछे प्रिंसिपल ऑफिस में गया हूँ। मोहतरमा हाथ जोड़ के वाइस प्रिंसिपल साहब, हुबदार हुसैन साहब वो भी साथ बैठे हुए थे, प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए थे, मजीद 1-2 अफराद बैठे हुए थे। उनके सामने बूढ़ी उम्र में उनके हाथ जोड़े हैं मैंने उनके सामने, मैडम मेरा जूता दे दे, मेहरबानी है आपकी। तो उसने कहा कि ये जूता अब आपको इसी ऑफिस से मिलेगा। तो आप फिर गए डीसी ऑफिस?
मुझे कोई कॉल ही नहीं आई डीसी ऑफिस से उस दिन। ताहिर महमूद साहब, आप एक उस्ताद हैं, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है और हम दुआगो हैं कि आपका ये मामला हल हो। हर काम में एक बेहतरी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक नाम नहाद किस्म का निज़ाम है, जिसके पास थोड़ी सी पावर होती है, तो वो जो अपने से नीचे लोग होते हैं वो उनको फिर ऐसे ही डील करते हैं। बिल्कुल, अगर कोई बात बुरी भी लगी है तो आप मना तो कर सकते हैं ना, स्ट्रिक्टनेस भी दिखा सकते हैं, लेकिन तजलील नहीं कर सकते। तजलील कहाँ से आ गई? मैं ये चाहूँगा सईद साहब आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। हमारा इस्लाम क्या कहता है? जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने बातें जो हैं, या हज़रत अली करबला वजह उनका क्या कहना था इस मामले में उस्ताद के बारे में। अब देखिए, अब ये सारा मामला, ये सारी कहानियाँ जो आपके सामने हम रखें, इसमें इस्लाम क्या कहता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, उस्ताद का जो एहतराम है वो वालिदैन से भी ज़्यादा बयान किया गया है, इसलिए कि वालिदैन को भी अपनी औलाद को बेचने का हक़ नहीं है, लेकिन हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये फरमान कि मेरा उस्ताद चाहे मुझे बेच दे, चाहे आज़ाद कर दे, चाहे किसी के हाथ फ़रोख्त कर दे, जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मदीनतुल इल्म नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और उस शहर मदीना के जो दरवाज़े हैं हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वो ये फरमा रहे हैं। तो इल्म का ताल्लुक़ जो है दर हकीकत वो अदब से है, और अदब उस्ताद की एक ऐसी मताए गुमगश्ता है जो इस दौर में ढूंढे से भी नहीं मिलती। हर चीज़ वो इकबाल ने यहाँ निज़ाम तालीम का तज़किरा किया था, तो आगे जाकर जो नतीजा निकाला है वो ये था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरवत को कुचल देते हैं आलात। तो ये एहसास मरवत जब ख़त्म हो जाए तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। जहाँ तक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ताल्लुक़ है या कुरान का ताल्लुक़ है, देखें अल्लाह ताला ने अर्रहमान अल्लामल कुरान फरमाया। जहाँ इल्म की बात आई है वहाँ अल्लाह ने अपनी सिफत कहार का तज़किरा नहीं किया, जब्बार का नहीं किया, असमद का नहीं किया, रहमान का किया है। तो उस्ताद अगर इतनी शफ़क़त से पढ़ाएगा तो यकीनन तलामज़ा का ताल्लुक़ भी उस्ताद के साथ उसी तरह डेवलप होगा। तो जी अच्छा डॉक्टर साहब, इतना दीन ने वाज़े कर दिया और हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, इतना खूबसूरत हमारा मज़हब, एक एक बात की हमारी रहनुमाई मौजूद है, फिर क्या वजह है कि हमने उस्ताद का मुकाम ही ख़त्म कर दिया? मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले इंतहाई अफसोसनाक है कि हमारी कौम का एक उस्ताद जो है वो एक ऑफिसर के रवैये पे जो है वो आंसू बहाने पे जो है मजबूर हो गया। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है खलीफा हारून रशीद का। उन्होंने अपने बेटे को अमाम असमई या इस तरह का उनका नाम था, उनके पास भेजा था इल्म हासिल करने के लिए। तो एक दिन वो उनको देखने गए तो वो खलीफा का बेटा, खलीफा हारून रशीद का बेटा जो था वो उनके पाँव पे पानी डाल रहा है और वो पाँव जो है उस्ताद जो है वो पाँव धो रहे हैं। तो वो खलीफा बड़े नाराज़ हुए। नाराज़ इस बात के हुए, उन्होंने उन्हें कहा कि आप इसको कहें कि एक हाथ से ये पानी डाले और एक हाथ से आपके पाँव साफ़ करें। आप इसके होते हुए क्यों पाँव साफ़ कर रहे हैं? क्या बात है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के 3 वालिद बाप होते हैं। एक वो जो उसके जन्म का सबब बनता है, जो उसको आसमान से नीचे लाता है। दूसरा वो जो उसको बेटी देता है, उसका ससुर होता है। और तीसरा वो जो उसको इल्म देता है, उसका उस्ताद। और सबसे ज़्यादा फजीलत उसकी है जो उसको इल्म के ज़ेवर से जो है वो आरास्ता करता है। मैं सोच रहा था कि वो ख़ातून जो ऑफिसर थी और जिन्होंने इस उस्ताद को जो है वो आंसू बहाने में मजबूर किया, वो जिस मरतबे पे हैं वो भी किसी उस्तादज़ा ही की वजह से उस मरतबे पे पहुंची होंगी। बेशक आप बिल्कुल सही अगर उन्हें कहीं दूसरी में, चौथी में, 5वीं में, 10वीं में ना कोई पढ़ाता। आप जिक्र कर रहे हैं उनका, वो हमारे साथ लाइन पर भी है। बिल्कुल सुमेरा, वो उनसे बात करते हैं। अपने उस्तादज़ा ही की वजह से इस मुकाम पे पहुंची होंगी। बिल्कुल उनसे बात किया कि उन्होंने कोई उस्ताद से कोई हो भी गई है तो उनको अलहदा जाके उनको कहा जा सकता है। अब असल मामला है क्या दूसरा वर्जन भी ले लेते हैं। नफ्स जो है वो जरूर बच्चों के सामने बिल्कुल सही करने की कोशिश की। सुमेरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। अच्छा, ये जो मामला है सारा, आपका वर्जन क्या है, आपका टेक क्या है इस पर? ताहिर महमूद साहब तो ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स के सामने तजलील की गई, उनकी बगैर जूते के निकाल दिया गया उनको, आप क्या कहेंगी? जी बेसिकली आई एम द डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर शेखुपुरा।
और 1500 स्कूलों को मैनेज करने के साथ साथ हम मेंटोरिंग का काम भी करते हैं। जो बच्चों की सेल्फ स्टीम है या रिस्पेक्ट है टीचर्स के साथ साथ, वो भी हमारा प्रायर मकसद है। जो डिफरेंस है हमारे पब्लिक स्कूलों के बच्चों के अंदर और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में, वो सिर्फ एक है कि हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। सही। उस कॉन्फिडेंस की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, उसके लिए मैं 8 महीने से तो यहाँ पर जहाद कर रही हूँ। लेकिन इस तरह के वाकयात जो कि 15 अप्रैल को हमें देखने को मिला और जिस तरह का वर्जन उसके बाद आया, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जी जरूर। 15 अप्रैल को हमने सरप्राइज विजिट किया है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फारूकाबाद फॉर बॉयज का, और 8th क्लास की इंस्पेक्शन के दौरान आई सॉ टीचर, वो चेयर पे बैठे हुए थे, ये ताहिर महमूद आसी साहब, OT टीचर है, ओरिएंटल टीचर, और बच्चा उनके पास बैठा हुआ था और उनका एक जूता साफ कर रहा था। अच्छा। ड्यूरिंग क्लास, बाकी क्लास पढ़ रही है और वो बच्चा जूता साफ कर रहा है। कपड़े से साफ कर रहा था? जी कपड़े से साफ कर रहा था, बिल्कुल कपड़े से साफ कर रहा था। उस बच्चे के हाथ से मैंने वो जूता ले लिया, खुद अपने हाथ से जूता लिया मैंने, और उस बच्चे को मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको मैंने कहा बेटा आपने डरना नहीं है, आप प्रिंसिपल ऑफिस चलें, मैं आपसे वहां पर बात करती हूँ। वो जूता और बच्चा हमने प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया। उस वक्त के दौरान के अंदर उनके प्रिंसिपल और उनके वाइस प्रिंसिपल भी कमरे के अंदर आ गए। मैंने कहा कि मैं इस मामले को प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाकर सॉर्ट आउट करूंगी, आप टीचर को बुला लें। दिस इज द ओनली कन्वर्सेशन जो क्लास के दरमियान में हुई या क्लास के बच्चों के सामने हुई, और उनसे मैंने यही इस्तफसार किया कि आप इस ड्यूरिंग क्लास बच्चे से जूता क्यों साफ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ, मैं करवा सकता हूँ। अच्छा, माजिद के साथ सुमैरा अमरीन साहिबा, आपको यहाँ रोकेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका वर्जन लेना। वापस आते हैं और आपसे बात करते हैं, आपका वर्जन लेते हैं, मुकम्मल और तफसीली आपकी बात सुनेंगे। एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जल्दी से हम सुमैरा अमरीन साहिबा से बात करते हैं। सुमैरा साहिबा, आप ये कह रही थी कि आप जब क्लासरूम एंटर हुई तो एक बच्चा उनका जूता साफ कर रहा था। मामला सिर्फ इतना है कि अगर आप जिस तरह सडन इंस्पेक्शन के लिए गई हैं, द पॉइंट है क्या बच्चे ने आपको शिकायत लगाई, क्या वो रो रहा था, और अगर ऐसा मामला नहीं था तो आप उस टीचर को साइड पे बुलाकर कह सकती थी कि ये क्या रवैया है, आप इस तरह ना करें, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से भी तो बात कर सकती थी, बजाय इसके कि आप स्टूडेंट्स के सामने तजलील करती। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसा आपने कहा, क्योंकि ये कोई पहला स्कूल नहीं है। देयर आर 1500 स्कूल इन शेखुपुरा, और 7 महीने से मैं इंस्पेक्शन कर रही हूँ यहाँ पर। ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ कि बच्चों के सामने टीचर की तजलील की जाए या टीचर की रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। जब उस बच्चा को मैंने देखा कि वो जूते साफ कर रहा है, तो मैंने सिंपली उस बच्चे के हाथ से जूता लिया और उस बच्चे के कंधे पे हाथ रख के उसको प्रिंसिपल ऑफिस भिजवा दिया। अच्छा, सही। और टीचर से मैंने ये इस्तफसार किया कि सर आप ड्यूरिंग क्लास बच्चे को क्यों जूता साफ करवा रहे हैं, बच्चे से क्यों जूता साफ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं टीचर हूँ और मैं करवा सकता हूँ। मैंने कहा सर ये काम बाद में भी हो सकता है, लेकिन क्लास ड्यूरिंग क्लास बाकी बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो ये बच्चा ये काम क्यों कर रहा है। दिस इज द ओनली कन्वर्सेशन जो हमारी क्लास के दरमियान में हुई। इसी दौरान में उनके प्रिंसिपल, उनके वाइस प्रिंसिपल भी वहां पर आ गए। क्या आपने उनसे ये कहा कि मेरा दिल कर रहा है मैं यही जूता आपके सर पे मारूं? क्या आपने ये कहा? सर देखिए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, क्या कोई इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है स्कूलों के अंदर? जब हम एक बच्चे की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक बच्चे की तजलील बर्दाश्त नहीं हुई और उस पर एक्शन लिया गया, तो क्या उस्ताद की रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? और आपने क्या और ऐसा भी हुआ अपनी डिग्निटी से नीचे जाएगा? जूते ले लिए गए उनके जूते ले लिए गए। जो जूता बच्चे के हाथ में था, वो जूता और बच्चा दोनों प्रिंसिपल ऑफिस भिजवा दिए गए फॉर फर्दर इंक्वायरी। मीनवाइल जो एलिगेशन है कि लीगल प्रोसीडिंग नहीं की गई, एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफिस जाने के बाद सबसे पहले लॉग बुक लिखी गई।
लॉग बुक उस पर मैंने बाय नेम मेंशन किया कि ये बच्चे से, इस बच्चे से ये टीचर जूता साफ करवा रहा है, इस पे एक्शन लिया जाए। और जो बाकी क्लासेस के अंदर बच्चे सफाई करवा रहे थे उनका नाम भी मेंशन किया गया। ऑलराइट, ठीक है, ये आपने सारी तहकीकात के लिए जो भी पॉइंट्स थे इन सारी चीज़ों को रेज किया आपने। आप एक बहुत अहम ओहदे पर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, बच्चा जो है जूता साफ कर रहा था, तो ये सुमेरा साहिबा इस बात पे जो उन्होंने बात की है, तो मुझे डॉक्टर साहब की बात याद आ गई कि डॉक्टर साहब अभी ब्रेक में कह रहे थे कि मैं आज भी अपने उस्ताद का जूता साफ करना मेरे लिए एक ऐसी सादत होगी, मेरे लिए एक सादत होगी। मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है, इल्म, रिज़्क़, इज़्ज़त, वो उन उस्तादों की मोहब्बतों, नवाज़िशों और मेहनतों का नतीजा है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा। और मुझे इसमें कोई आर नहीं होगा कि मैं आज भी अपने उस्ताद का जूता जो है वो साफ़ करूँ, बल्कि इसमें मुझे खुशी होगी, मुझे फ़ख्र होगा। बिल्कुल, क्या बात, क्या बात। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मोहतरमा ने उन्हें क्या कहा, लेकिन एक उस्ताद सफ़ेद दाढ़ी के साथ जब मैंने टीवी की स्क्रीन पर रोते हुए देखा है, तो मेरा अपना दिल जो है वो रो रहा है इस पर। सही। अच्छा, हमारे साथ हमाद साफ़ी साहब भी हैं, छोटे उस्ताद, चाइल्ड प्रोफेसर हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। खुशामदीद कहेंगे आपको हमाद साफ़ी साहब। अगरचे आप छोटे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम आपके नाम के साथ साहब ज़रूर लगाएंगे। ये सारा वाक़या जो शेखुपुरा में पेश आया, क्या कहेंगे आप? और साथ ही कॉमेंट कर दीजिएगा कि हमारे मुआशरे में उस्ताद का एहतराम कितना ज़रूरी है और नहीं है, इसकी क्या वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, शेखुपुरा जो वाक़या हुआ है शेखुपुरा में, उसके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन अभी ये सारी बातें मैंने सुनी, ये डिस्कशन मैंने सुनी, ये कॉन्वर्सेशन मैंने सुनी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए और इंस्पेक्शन करनी चाहिए, उस्ताद पर नज़र रखनी भी चाहिए। चूँकि आजकल हमारी सोसाइटी में अगर आप देखें, उस्ताद को सिर्फ बिजनेस की हद तक महदूद कर दिया गया है, उस्ताद को जो है सिर्फ सैलरी की हद तक महदूद कर दिया गया है। मतलब उस्ताद को जो है ख़रीदा जाता है, उसको एक स्कूल में, एक क्लासरूम में रखवाया जाता है, वो सिर्फ बच्चों को वाइट बोर्ड पर लेक्चर देते हैं, वहाँ से फिर निकल जाते हैं। उस्ताद की हमारे माशरे में आजकल सही तरीके से इज़्ज़त नहीं दी जा रही और उस्ताद को वो मर्तबा, वो मकाम नहीं दिया जा रहा जो कि एक उस्ताद डिज़र्व करता है, जो रिस्पेक्ट एक उस्ताद डिज़र्व करता है। हमाद, आप कितने बच्चों के उस्ताद हैं? जरा जल्दी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सॉरी, आप कितने बच्चों के उस्ताद हैं? आवाज़ आ रही है आपको? इस वक्त तकरीबन हमारे जो सुपर किड प्रोग्राम है उसमें मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टैंडर्ड में मैं पढ़ रहा हूँ और तकरीबन 200 बच्चे सुपर किड प्रोग्राम के और 1580 यतीम बच्चे उमा चिल्ड्रन एकेडमी की कफालत की भी जिम्मेदारी मैंने उठाई है और उनकी तरबियत में कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। हमाद, अब कैसा लग रहा है आपको खुबैब साहब नन्हे प्रोफेसर से मिलके? बिल्कुल, हमाद के काम को मैं फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं हमाद की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर। असातिज़ा जो है, हमने उनका रिस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त हमें थोड़ा सा उस्ताद की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। उस्ताद की डेफिनेशन जो है हमारे माशरे में, जिस तरह वालिदैन की डेफिनेशन हमने सिर्फ ये बना लिया कि हमने उनको कपड़े देने हैं, खाना खिलाना है और रात को सोने की जगह देनी है और थोड़ा सा जेब खर्च देना है। उस्ताद की डेफिनेशन भी यहाँ तक महदूद हो चुकी है कि 2 + 2 4 होते हैं, पाकिस्तान के इतने सूबे हैं और इस तरह की चंद फैक्ट्स जो हैं वो बतानी हो तो आप उस्ताद बन जाएंगे। उस्ताद, जिस उस्ताद के इज़्ज़त व एहतराम और अदब की हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी बात कर रहे थे, ये वो उस्ताद है जो ये तो बताता है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी पूरी लाइफ के हर एरिया को डिज़ाइन करता है इंडिविजुअली। वो आपके अंदर इमोशनली इन्वेस्ट करने के बाद आपसे इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस जो है वो रिसीव करने के लिए तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड के सामने चाक लेके खड़ा कर दिया गया है और उसकी वजह से आप उसकी इज़्ज़त जो है, दिल वाली इज़्ज़त जो इस तरह प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, वो आप करना शुरू कर देंगे। तमाम असातिज़ा जिन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगियों को डिज़ाइन किया है, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है इमोशनली, वो इस तरह की रिस्पेक्ट जो है वो रिसीव करते हैं। और असातिज़ा की तरफ से भी बाज़ औक़ात ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे असातिज़ा की तरफ से भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो हमें दोनों साइड्स को थोड़ा सा सामने रख के जो है वो मेरे ख्याल है बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा जज्बात के फ़्लो में चले जाएंगे तो उससे होता ये है कि बाज़ औक़ात जो दूसरी साइड पे बेहतरी की गुंजाइश है असातिज़ा की साइड पे, आप सही कह रहे हैं, उसको हम इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे है, वन साइडेड तो हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते ना, वन साइडेड तो देख ही नहीं सकते, हमेशा 2 साइड देखना चाहिए।
से सही साहब ये बता दीजिए अहकामात क्या हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं हम, या इस्लाम में इन मामलात को लेके जिस तरह पहले भी आपने कोट भी की चीज़ें? इसमें 3 चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए। इस वक्त हमारा जो फोकस है बदकिस्मती से वो सिर्फ कैसे पढ़ाए जाने पर है, क्या और क्यों पर नहीं है। तो इल्म अपने नफ़ा बख्शी के हवाले से यानी अपने समरात लाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी मुबारक में एक दुआ फरमाते थे, ऐ परवरदिगार मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा बख्श ना हो। तो नफ़ा बख्शी कैसे आती है? वो इल्म जो इंसान को उसके खालिक की बारगाह में झुकना सिखा दे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, साहिबान इल्म ही के दिल में रब की खशियत होती है। तो इसलिए हमें इस इल्म की नफ़ा बख्शी के पहलू को पेश नज़र रखते हुए इस निज़ाम को बेहतर चलाना चाहिए। हमारी हुकूमतों का जो फोकस होता है वो इसी पर होता है, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे के साथ क्या और क्यों पर भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि उसके मकासद भी सामने आ सके और एक अच्छी कौम जो है वो तैयार हो सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं? लैग कहाँ कर रहे हैं हम, किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं? मैं अभी जो बात हो रही थी ज़रा दूसरी तरफ भी जाऊंगा कि उस्ताद की जो इज़्ज़त और उसका एहतराम है जो एक तालिब इल्म करता है वो उस शख्स का नहीं करता, उसके सीने में मौजूद इल्म का करता है, उस इल्म के ज़ख़ीरे का करता है। तो अगर उस्ताद जो है, जिसे कहते हैं ना, इज़्ज़त करवाई नहीं जाती, इज़्ज़त खुद ब खुद होने लगती। यस, ट्रू। अगर मेरा यानी मैंने 45 साल ये तदरीस का फ़राइज़ अंजाम दिए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उस्ताद को नंबर 1 बाकिरदार होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, अपने इल्म में पुख्ता होना चाहिए। सही। अगर वो सही उस्ताद है और बच्चों की किरदार साजी और उनकी तरबियत में दिलचस्पी ले रहा है, तो मैं समझता हूँ इस किस्म के वाक़यात पेश ही नहीं आते कि उस्ताद को जो है वो शिकायत हो। सही कह रहे हैं। मैं यानी फ़ख्रिया तौर पे कहता हूँ कि मुझे अपनी 45 साल कैरियर में कहीं किसी तालिब इल्म की तरफ से कोई बदतमीज़ी का जो वो है वो वाक़या नहीं पेश आया सर। ठीक है, तो उस्ताद को भी जो है वो सही उस्ताद होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जैसे सर ने कहा कि हम में से हर कोई जो चाक लेके ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता है और 2 जमा 2 या करना शुरू कर देता है, उसको उस्ताद समझ लिया जाता है। होना ये चाहिए कि उस्ताद ने चूँकि कौम की एक जो है वो मेमार साजी करनी होती है, उसकी तामीर करनी होती है, तो जो मुआशरे के बेहतरीन अफराद हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या हजरात हैं, उनको उस्ताद जो है वो लगाया जाए। जापान में ये होता है, क्योंकि माँ बाप के बाद जो बच्चे की किरदार साजी है वो असातिज़ा ने करनी होती है। ट्रू। तो जो मुआशरे के बेहतरीन फ़र्द हैं हर हवाले से, मज़हबन भी, इखलाक़न भी, मुल्क के हवाले से भी, उनको असातिज़ा का शोबा जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहाँ तक जापान की बात है तो मुझे तो वो कितना इज्जत और एहतराम करते हैं अपने असातिज़ा की, क्या मकाम है उस सोसाइटी में, उनके लिए क्या रिलीफ्स हैं। और वो तो अगर हम छेड़ने पे आए तो मेरा ये ख्याल है कि वो बेचारे असातिज़ा जो अपनी तनख्वाहों के लिए और नौकरी पक्की करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, वो बेचारे सुनकर तो सोचते होंगे यार कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। खैर, मैं लास्ट कॉमेंट चाहूँगा हमाद आपसे, स्टूडेंट्स को कोई अच्छा सा मैसेज दें, क्योंकि बहुत सी स्टोरीज हमने इस तरह की कवर की हैं, स्टूडेंट्स की जानिब से टीचर्स के साथ भी बड़ा हमने देखा अनफॉर्चुनेट बिहेवियर होता है, तो उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि एक उस्ताद की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक उस्ताद ख़ुद बादशाह नहीं होता, लेकिन वो बादशाह बनाता है। अशफाक अहमद साहब एक दफ़ा उनको चालान हो गया और स्पीडिंग की वजह से, तो वो अदालत गए उसको भरने के लिए, चालान को भरने के लिए। तो जज साहब ने उनसे पूछा कि आपका पेशेंट क्या है, आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं एक उस्ताद हूँ। तो फिर जज साहब उस्ताद की इज्जत में, उनकी इज्जत में उनके लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा दैट देयर इज़ अ टीचर इन अवर कोर्ट। तो सारे लोग, जो जितने भी लोग थे कोर्ट में, वो सब खड़े हो गए एक उस्ताद की इज्जत के लिए। और फिर
जज साहब ने अशफाक अहमद साहब से पूछा कि आपको ये चालान कैसे हुआ, तो अशफाक अहमद साहब ने कहा कि मैं क्लास के लिए जा रहा था, मुझे पता नहीं था कि मैंने कैसे वो स्पीडिंग की। तो उस जज ने वो जो चालान था उसने वो खुद भरा। तो देखिए बाहर मुल्क में एक उस्ताद की इतनी इज्जत की जाती है, तो मैं जितने भी शागिर्द हैं, जितने भी तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप एक उस्ताद की इज्जत करोगे तो ही अल्लाह आपको आगे एक बुलंद मकाम पर ले जाएगा। क्योंकि उस्ताद बच्चे की तरबियत करता है, सही नीयत के साथ करता है, क्योंकि एक उस्ताद चाहता है कि उनका ये शागिर्द, उनका ये बच्चा वो जो क्वालिटीज़ है उसके अंदर वो बाहर आए और वो दुनिया को दिखा सके और वो आगे जाकर कामयाब हो सके और एक अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में बन सके। बिल्कुल उस्ताद की इज्जत करे, उनकी हर बिल्कुल उस्ताद की इज्जत करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बातें की आपने हमाद, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। भी होप आप जैसे और भी जितने बच्चे होंगे उनको बड़ा अच्छा मैसेज किया होगा। तो डॉक्टर साहब आपका, खुबैब साहब आपका, सईद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तलाशी गुमशुदा का सिलसिला जनाब जारी रहेगा इस पूरा वीक। उस्ताद का एहतराम आज का हमारा पहला दिन का तलाशी गुमशुदा था कि हम अपने मुआशरे में क्यों उन अंधेरों में चले गए हैं जहाँ से निकलने के लिए हम शायद किसी का सहारा या मदद भी आती है तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज के मुआशरे में उस्ताद का एहतराम जिसको हम मिस कर रहे हैं उसको वापस लाएं। और वी होप कि आज जितनी भी डिस्कशन हुई है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो कल का शो देखना मत भूलिएगा। तलाशे गुमशुदा में कल हम क्या तलाश करेंगे जनाब, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इजाज़त लेंगे आपसे हम, और सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।